अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आज एश पाइलोरी के बारे में। और एश पाइलोरी वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर हो सकता है, मैदे में कैंसर हो सकता है और ड्यूडेनम में भी आपका जो मैदे से नीचे वाला आंतों का हिस्सा है उसमें भी अल्सर पैदा करने में अहम रोल प्ले करता है। अब मज़े की बात यह है कि हमारे मैदे में हर रोज़ हाफ गैलन तकरीबन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पैदा होता है। हाफ गैलन एसिड का प्रोड्यूस होना यानी इतना ये इनफ होता है कि किसी भी आप मेटल को आप उसमें डालें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन एक वो ऑर्गेनिज्म है एश पाइलोरी जो इसी हाफ गैलन एसिड के होने के बावजूद भी उसमें प्रोग्रेस होती रहती है, वो वहीं पे अपनी ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से नोरिश करता रहता है। और यही बैक्टीरिया 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी में ये मुसलसल रहता है, जिसके कारण जो है वो अल्सर पैदा होता है स्टमक का और स्टमक कैंसर कर सकता है। ये एक कॉर्क स्क्रू शेप की शक्ल का एक ऑर्गेनिज्म है जो एंजाइम प्रोड्यूस करता रहता है और वो एंजाइम्स जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक में से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और जो हमारे स्टमक का जो म्यूकस लेयर है उसमें एक जेल होती है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, ये उसको जो है लिक्विफाई करता है और जिसकी वजह से उसमें ज़ख़म हो जाता है और फिर उसमें अल्सर या कैंसर बनने का सबब बनता है। एश पाइलोरी माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म है जो स्टमक में कम ऑक्सीजन के लेवल होने के बावजूद भी वो वहाँ पे सरवाइव कर लेता है। बहुत सारे जो एश पाइलोरी के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आते और इस ऑर्गेनिज्म के मौजूद होने से ये मुसलसल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करता रहता है स्टमक की लाइनिंग में और उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वो म्यूकस लाइनिंग को वीक करता रहता है मुसलसल। और मुसलसल उस जो म्यूकस लाइनिंग को वो वीक करने से फिर उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वो फिर अल्सर की सूरत में वो नज़र आ जाती हैं। जो इन्फ्लेमेटरी वीक म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ स्टमक की, उसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे टच होता है तो फिर आपको पेन फील होता है, फिर आपको जलन सी महसूस होती है। शुरू में तो फिर हम उसको H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन्स आती हैं वो हम दे के और उसको एक जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं एश पाइलोरी को उसको रोक लेते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें फिर रेजिस्टेंस पैदा होता गया और वो फिर H2 एंटागोनिस्ट जो मेडिसिन है उससे भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर बाद में हमने उसको ट्रिपल रिजिम थेरेपी के ज़रिए उसकी जो ग्रोथ है उसको हम स्टॉप कर देते हैं और फिर उसकी जो लाइफ है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। उस ट्रिपल थेरेपी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसका काम है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को रोकना। स्पेसिफिकली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है जो पैराइटल सेल होते हैं स्टमक में, वहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से एश पाइलोरी वीक हो जाता है और तकरीबन हाफ डेड हो जाता है। तो उसको फर्दर किल करने के लिए हम 2 एंटीबायोटिक जो रिजिम का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पहला है क्लेरिथ्रोमाइसिन, जिसका काम होता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना, और दूसरे नंबर पे है एमोक्सिसिलिन और जो कि वो सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल रिजिम थेरेपी से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो 1 साल के बाद भी रिकर होने के उसमें से चांसेस होते हैं। लेकिन उससे ये है कि कम से कम जो एराडिकेशन रेट है वो बहुत लो हो जाता है अगर हम ट्रिपल थेरेपी रिजिम देते हैं तो ये तो है उसका ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट कॉमन साइंस कौन से हैं एश पाइलोरी इन्फेक्शन के। एश पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से आपके मैदे में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो उनमें से ये है, चंद मैं आपको बताता हूँ। इसमें ब्लोटिंग होती है आपके स्टमक में और फिर आपको वोमिटिंग फील होती है, नोज़िया सी फील होगी, फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी और आपका पेन जो है वो स्टमक में आपको महसूस होगा।
آپ کو تھکن سی محسوس ہوگی، ہارٹ برن ہوگا، پھر ڈائریا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور اینیمیا ہو سکتا ہے آپ کا، اور آپ کے بھوک کا نہ لگنا ہوگا، پھر پیپٹک السرس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پریونٹیو میئرز کون سے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایش پائلوری سے؟ سب سے اول تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پین کلر میڈیسنس ہیں اس کا استعمال نہیں کریں جب بھی آپ کو پیپٹک السرس کی کوئی شکایت ہو تو۔ دوسرے نمبر پہ جو کنٹامینیٹڈ فوڈ ہوتا ہے، ہینڈ ہائیجین ہے، ان سب کا خیال رکھا کریں۔ جب بھی کھانا آپ کھائیں تو پہلے ہاتھ صاف کر لیں، اس کے بعد کھائیں۔ جب بھی کوئی بھی فوڈ ہو یا سیلیڈ ہو، اس کو پراپر طریقے سے صاف ستھرا کر کے دھو کے پھر ہی استعمال کر لیا کریں۔ جتنے بھی اسپائسی فوڈس ہیں یا پکلڈ فوڈ ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کریں، اور جو کافی کا جو انٹیک ہے اس کو کم سے کم کریں۔ اپنی ڈائٹ میں ہائی فائبر ڈائٹ کا استعمال زیادہ کریں، جس میں بھی لو فائبر گرین ہو وہ استعمال نہ کریں، اور جتنے بھی یہ سوڈا، پیپسی وغیرہ ہیں ان کا استعمال نہ کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو آپ روز پانی کا استعمال کر رہے ہیں ڈرنکنگ کے لیے وہ کنٹامینیٹڈ نہ ہو۔ اپنی ہائیجین کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، اور اچھے طریقے سے کوکڈ فوڈ جو ہے گھر میں اس کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں ایش پائلوری سے بچا سکیں۔ ایش پائلوری کا جو انفیکشن ہے وہ ہائی رسک فیکٹر ہے گیسٹرک کینسرز کے لیے۔ جن حضرات میں ایش پائلوری انفیکشن ہوتا ہے ان کا جو رسک فیکٹر ہے وہ 2 to 20 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان انفیکٹڈ جو ایش پائلوری ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آلموسٹ سارے ڈیوڈینل السرس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایش پائلوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور گیسٹرک السرس جو ہے اس کا جو ریزن ہے وہ ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس اور اسٹیرائڈس کا استعمال کرنا۔ تو ان میں 1% آف پیپل جتنے بھی انفیکٹڈ ہوتے ہیں ایش پائلوری وہ گیسٹرک کارسینوما کو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 70% گیسٹرک کینسرز جو ہیں وہ ایش پائلوری کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاتا ہوں چلوں کہ گیسٹرک لمفوما جو ہے وہ ایک ریئر کینسر ہے، ڈیزیز ہے، لیکن تقریباً وہ بھی ایش پائلوری کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا ایسی کمپلین کا شکار ہیں تو پھر آپ فوراً ہی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپ بر وقت اس کا علاج کر سکیں اور آگے ایسے موذی مرض کینسر سے بچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔